हाय एवरीवन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस चैप्टर की हम बात करें, क्योंकि हम आज इस चैप्टर को वन शॉट में देखेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो देखेंगे कि पहला ही हमारा इसमें क्वेश्चन उठता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। या पहला क्वेश्चन ये भी है कि आखिर रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है हमें रिप्रोड्यूस करने की। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या दिया गया, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ इट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कह रहा है कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है कि हम अपने जैसे संतान का या अपने जैसा बेबी का प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारी पृथ्वी पे लाइफ साइकिल बनी रहे। फिर कह रहा है अगला हमारा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हमको मालूम है कि जो अगर मान लो हम किसी सेल की बात करते हैं तो मिड में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस होता क्या है, तो हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलिंग, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा तो आपको मालूम है कि सीपीयू क्या होता है, तो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। वैसे एक सेल को कोऑर्डिनेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और उसके साथ साथ ये न्यूक्लियस बना किसका होता है, तो हमें मालूम है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं और बना किसका होता है। ये भी चीज हमने पढ़ा था, बना किसका होता है, ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। और इसके साथ इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या बने होते हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं हमारे डीएनए। डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए को ही हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। हमें मालूम है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं डीएनए। और डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो एक पर्सन से, एक पेरेंट से उसके प्रोजनी में जाता है, मतलब बेबी उसके बेबी में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजनी बोलते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विच हेरिडिटी, कह रहा है कि उसमें देखो क्या बोला है, विच इज द हेरिडेटी मटेरियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटी मटेरियल बोलते हैं। हेरिडिटी क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। हेरिडिटी का ही दूसरा नाम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर बात कर लेते हैं हम डीएनए, क्या बोला है, यहाँ पे बोला है डीएनए रिप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल causing variation, so these new cell will be similar but not be identical to original cell। कह रहा है कि देखो क्या है, सेल आपस में डीएनए रिप्लिकेशन तो करता है, लेकिन अगर ये दो सेल बना रहा है तो ये आइडेंटिकली सेम नहीं होंगे। मतलब अगर बात किया जाए तो अगर मान लो ये 100% इसकी कोई जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर 100% नहीं आएगा, 99.9% ही आएगा। क्यों, इसमें 0.1% क्या हो जाएगी, वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगी। यही चीज तो होती है माँ और फादर, हम लोग देखते हैं कि जो बेबी प्रोड्यूस होता है क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब मैच करता है 99.9% तक मैच करता है, लेकिन 0.1% तक थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। फिर बात कर रहा है आगे, क्या बोल रहा है कि वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम वेल अ बेसिस फॉर इवोल्यूशन। कह रहा है कि यही वेरिएशन किस साइड की तरफ ले जाता है, तो ये ले जाता है हमारे इवोल्यूशन के साइड की तरफ। मतलब यही वो प्रक्रिया है जिसके वजह से हमारे अंदर चेंजिंग आती है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इससे पहले एक पेज ले लेते हैं जिसपे हम कुछ समझ सके। तो अब अगला हमारा क्या है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हमने पढ़ा था बचपन में या इससे पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं।
रिप्रोडक्शन के दो टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सिंगल पेरेंट का मतलब अकेला, दो नहीं। और इसमें क्या होगा? पेयर में होंगे। किस में होंगे? पेयर्स में होंगे। अब बात करते हैं सिंगल और ये, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे हमारी बुक में क्या, क्योंकि हमें वन शॉट में निपटाना है तो पूरा डिटेल नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला हमारा क्या बोला है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारा क्या बोला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव अराइज अ न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? सेम अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? तो ज्यादातर मोस्टली किस में देखने को मिलेगा? प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देख लेते हैं आगे क्या बोला है। कह रहा है कि गैमिट आर नॉट फॉर्म। कह रहा है कि इसमें कोई भी गैमिट फॉर्म नहीं होता, ना मेल गैमिट होता है ना फीमेल गैमिट होता है। फिर कह रहा है न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। मतलब कह रहा है कि जो इनका प्रोजनी बन के आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। क्लोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी भी फोटो कॉपी कराने आप जाते होगे किसी कंप्यूटर की दुकान पे, तो क्या करता है? आप जिस चीज को देते हो फोटो कॉपी कराने के लिए, उसी का सेम कार्बन कॉपी आपको निकाल के दे देता है। तो कह रहा है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म 100% जेनेटिक मटेरियल जो उसका है, जो कैरेक्टर है, वही उसके प्रोजनी में भी देखने के लिए मिलेगा। कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद से कह रहा है कि ये क्या करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे। मान लो ये सेल है तो क्या करेगा? जल्दी से दो बना देगा, दो सेल तैयार कर देगा। फिर क्या करेगा? 2 से 4 बना देगा। मतलब कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी होंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। फिर कह रहा है कि एडॉप्ट बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला है? टू इंडिविजुअल, मतलब एक क्या होगा? मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। मतलब याद रखना, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। और उनको क्या देख नीडेड टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल। अगर इनको अपने जैसा स्वयं संतान उत्पन्न करना है तो एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा, तब जाके अपने जैसा स्वयं संतान उत्पन्न कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। फिर कह रहा है कि इसमें क्या होगा? गैमिट फॉर्म होगा। हाँ बिल्कुल होगा। एक हमारा क्या होगा? मेल गैमिट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? फीमेल गैमिट होगा। अगला क्या बोल रहा है कि न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। कह रहा है कि जो इनका बेबी प्रोड्यूस तो होगा, इनके जैसा सिमिलर होगा। हाँ आपने भी ये देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई अगर बेबी प्रोड्यूस होता है तो क्या, जो देखने जाती है, चाहे दादी हुई चाहे कोई भी, जब देखने जाती है तो क्या बोलती है कि ये देखो नाक तो पिताजी की तरह दिख रहा है, आंख तो माँ की तरह दिख रहा है। बहुत सारे उनके कैरेक्टर होंगे जो मैच करेंगे, लेकिन कह रहा है कि वो नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, एकदम एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि पेरेंट का 100% गुण इसके अंदर नहीं आ सकता है, मैंने बोला है ना कि 99.9% तक डीएनए मैच कर सकता है, लेकिन 1% डीएनए ऐसा होगा, मतलब 0.1% डीएनए होगा जो मैच नहीं करेगा पेरेंट से। लेकिन यही बात किया जाए एसेक्सुअल का, तो यहाँ क्या होगा? 100% का 100% मैच करेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। और ज्यादातर कहाँ ये देखने के लिए मिलेंगे? तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। फिर कहता है इट इज द यूजफुल टू जनरेट मूव वेरिएशन इन स्पीसीज। कह रहा है कि ये जरूरी होता है, क्योंकि बोला ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जनरेशन को क्या करने के लिए? वेरिएशन, मतलब भिन्नता आगे बढ़ाने के लिए स्पीसीज में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। फिर कह रहा है कि एडाप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिलते हैं? दो इंडिविजुअल, तो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा एसेक्सुअल कहां मिलता है? एसेक्सुअल मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, और सेक्सुअल मिलता है हमारा हायर ऑर्गेनिज्म में। तो हायर ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और लोअर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। अगला हमारा है
कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आता है फ्यूजन, फिर आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, फिर आगे भी देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर कह रहा है कि इसमें मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कह रहा है कि एक याद रखना, ये फिजन है, एक फ्यूजन आता है, ये हमारा फिजन लिखा गया है और एक आता है फ्यूजन, आपने पढ़ा होगा। तो ये यूज किया जाता है जहां दो पेरेंट इन्वॉल्व, एक मेल हो दूसरा फीमेल हो, और ये यूज किया जाता है फिजन एसेक्सुअल के लिए। तो कह रहा है कि फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द डॉटर सेल, मतलब कह रहा है कि एक सेल है और वो डिवाइड कर रहा है, दो सेल बना दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे डॉटर सेल, सॉरी डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल कौन सा होगा, तो पेरेंट सेल हमारा ये हो जाएगा, पेरेंट सेल हो जाएगा। ये डिवाइड करेगा तो क्या बना देगा, दो डाटा सेल बना देगा। फिर कह रहा है कि बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या बोल रहा है, टू सेल आर फॉर्म अमीबा। कह रहा है कि बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, अमीबा में भी देखने को मिलता है। तो मान लो ये कि हमारा अमीबा है और ये क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, दो बना देगा, एक अमीबा से दो अमीबा क्रिएट हो जाएंगे। फिर इसके बाद से कह रहा है कि मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किस में देखने को मिलता है, तो मेनी सेल आर फॉर्म, ये किस में देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा टू सेल फॉर्म मतलब बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, तो अमीबा में। और अगर पूछे मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। बस इतना याद रखिएगा, फिजन वाला समझ में आ गया। फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है, जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड करता है और दो डाटा सेल बना देता है। अगला देखते हैं क्या, देखो ये नीचे बाइनरी फिजन में दिखाया, बाइनरी फिजन दिखाया। फिर आगे देखते हैं क्या है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तो एल्गी आपने उतना पढ़ा नहीं होगा, बट ये याद रखिए कि एल्गी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल भी दिया गया है स्पाइरो वगैरह का, ये एक एल्गी है। कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, क्या होता है पहले देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू द सिमिलर पीसेस अपॉन द मैचुरेशन, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, जिसका एग्जांपल है हमारा स्पाइरोगैरा। कह रहे हैं कि एक तरह के क्या होती है, एल्गी होती है, और ये क्या करती है, इसकी देखो बॉडी पार्ट है, ये एक पूरा बॉडी पार्ट है, और ये क्या किया, दो भाग में टूटा है, तो दो इंडिविजुअल क्या बना लिया है, दो इंडिविजुअल स्पाइरोगैरा बना लिया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टूट जाना। अगर टूट रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन सा होगा, हमारा स्पाइरोगैरा होगा, स्पाइरोगैरा होगा। और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। उसके साथ साथ हमारा बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या होगा, अमीबा होगा। आगे देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो आगे में हमारा आता है रीजनरेशन, जो सबसे फेमस एग्जांपल है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। रीजनरेशन में क्या देखते हैं, रीजनरेशन में मतलब कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर मान लो मैं प्लेनेरिया की बात करता हूँ क्योंकि सबसे फेमस एग्जांपल है, अगर हम लोग प्लेनेरिया की ही बात कर लें, इसको हम लोग जितने भाग में काट दें, मान लो हमने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको जितने भाग में हम लोग काटेंगे, अगर मान लो इस भाग की बात करें, अगर काटे हैं तो ये क्या करेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा। ऐसे ही क्या करेगा, ऐसे ही ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये सब क्या करेंगे, नया प्लेनेरिया बना लेंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं ट्रू रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ ऑर्गेनिज्म, देखो क्या बोला है, इफ ऑर्गेनिज्म इज somehow cut or broken into many pieces, each pieces grow into a complete organism, जिसका एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया और हाइड्रा है। तो प्लेनेरिया को मैंने बताई दिया कि जितने पार्ट में, देखो यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट हमारा ये हुआ, तीसरा पार्ट हमारा ये हुआ। अब देखो इनके जितने पार्ट टूटे हैं, एक प्लेनेरिया ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो जितने भाग में ये टूटेगा उतना नया प्लेनेरिया तैयार हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा। वैसे ही सेम एग्जांपल होता है रीजनरेशन का हाइड्रा। हाइड्रा में भी देखो तीन भाग में टूटा और तीन हाइड्रा क्रिएट हो गए हैं, मतलब बन गए हैं। अगला हमारा आता है बर्डिंग। बर्डिंग तो हम सबने जानते हैं कि आलू बहुत देखे होंगे, आलू वाले में भी हम लोग बर्डिंग का बर्ड होता है, और इसमें बर्ड का ही बात किया है। देखो क्या बोला है, अ बर्ड इज फॉर्म विच डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैचुरेशन एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसका भी एग्जांपल कौन सा है,
हाइड्रा है, तो याद रखना हाइड्रा दो जगह एग्जाम्पल है, एक है रीजनरेशन में, हाँ याद रखिएगा हाइड्रा कहाँ कहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, तो हाइड्रा आपका आता है रीजनरेशन में भी, और हाइड्रा हमारा आता है बर्डिंग में भी। तो बर्डिंग का भी मैं एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूं, बर्डिंग कैसे करता है। अगर मैं मान लो ये हाइड्रा है हमारा, अगर ये हाइड्रा है तो यहां से क्या करेगा, इसके बगल से एक बर्ड एराइज होगा, फिर ये देखेंगे कि ये धीरे धीरे बर्ड बड़ा होता चला जाएगा, मान लो ये बर्ड हमारा बड़ा होता चला जाएगा, फिर इसमें से हाइपी निकलना स्टार्ट होंगे, और एक समय आएगा कि ये क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा और टूटने के बाद नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद से क्या करेगा, नया हाइड्रा तैयार कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। अब वन शॉट वीडियो है तो जितना समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ, डिटेल वीडियो बनाना इस टाइम मुश्किल है, आपको पढ़ना भी मुश्किल होगा, इतना इनफ है आपके लिए। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या बोला है, इन मेनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट इन सच एज, कह रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन सा आते हैं, पहले ये दिमाग में रखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, बॉडी पार्ट को हम काट के लगा दिए और वो नया प्लांट तैयार कर लिया। तो इसमें पहला देख लेना, एक होता है रूट के थ्रू, दूसरा होता है स्टेम के थ्रू, तीसरा होता है लीव के थ्रू। तो याद रखना रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, डहेलिया होता है और स्वीट पोटैटो। आपने देखा होगा कोन, हम लोग पूर्वांचल में क्या बोलते हैं, इसको कोन बोलते हैं, आपने खाया होगा, ये मीठा भी होता है। तो ये क्या होता है, कोन में भी क्या होता है, इसका रूट वेजिटेटिव देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में किससे होता है, तो ये रूट का होता है। फिर स्टेम में किसका किसका दिया है, तो पोटैटो का, हम पोटैटो आलू आदि, इसका हम क्या खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, और इसके स्टेम को ही लगाते हैं तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। उसे लीफ, लीफ अगर किसके लीफ को हम लगा दे तो हमारा नया प्लांट तैयार होगा, तो ब्रायोफिलम का। तो ब्रायोफिलम आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ऐसा एक फिगर दिया गया हो एनसीईआरटी में, और ऐसे पत्ता बनाएगा। तो ये जितने दिख रहे हो ना, ये जितना कार्नर दिख रहा है ये वाला, ये जब पत्ती ब्रायोफिलम की नीचे गिरती है, सॉइल से अटैच होती है, तो ये पत्ती जब टच होती है तो क्या करता है, ये नया प्लांट यहाँ से राइज निकल जाते हैं, यहाँ से भी नया प्लांट निकल आता है, यहाँ से भी नया प्लांट निकल आता है, ऐसे करके हर एक नोड से इनके क्या करता है, नया प्लांट रिलीज हो जाता है। अगला देख लेते हैं, वही बात बोला, लीफ नोट, देखो ना, नोटेज बियर द बर्ड, यही है नोटेज बियर वाला, विद द डेवलप इनटू द प्लांट। फिर कह रहा है कि आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन सा आते हैं, ग्राफ्टिंग जिसको करते हैं, तो ग्राफ्टिंग का अपना एग्जांपल क्या है, मैंगो है। ये सारे एग्जांपल याद रखिएगा, एमसीक्यू में ही पूछेगा। रूट के एग्जांपल में क्या क्या, रूट से हम किसका किसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो रूट में हमारा डहेलिया आता है, डहेलिया के बाद उसका हमारा स्वेट पोटैटो आता है, उसके बाद स्टेम में हमारा पोटैटो और जिंजर आता है, उसके बाद हमारे लीफ में क्या आता है, ब्रायोफिलम आता है। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या आता है, तो पहला आता है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हमारा एग्जांपल आता है मैंगो, उसके बाद से कटिंग। अरे हम लोग बचपन में बहुत ये काम किए होंगे आप लोग भी, कि किसी के यहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है और आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करते थे, उसके एक टहनी को तोड़ के लाते थे, काट के लाते थे, और उसको हम लोग सॉइल में लगा देते थे और नया प्लांट तैयार कर लेते थे। इसी को क्या बोलते हैं, कटिंग मेथड बोलते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग हम लोग ज्यादातर, ये तो यहाँ पे जास्मीन एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम लोग लेमन में भी किए होंगे। लेमन में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, लेमन की एक टहनी को, मान लो कोई लेमन का प्लांट है, इसकी एक टहनी क्या करते हैं, ऐसे सॉइल के अंदर मिट्टी से, मतलब मिट्टी से क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, रूट निकल आता है, फिर यहाँ से कट कर देते हैं और इसको काट कर हम लोग नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते थे। लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है हमारा, जास्मीन है। फिर बात करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, तो टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो प्लांट का देख लेना, टिश्यू कल्चर हम जब भी करते हैं तो प्लांट के किस पार्ट का यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा प्लांट के हम सूट पार्ट, ये वाले पार्ट को लेते हैं, ये वाला सबसे अपर पार्ट को, एपिकल पार्ट को लेते हैं, जो सूट बोलते हैं हम। इस सूट पार्ट को हम क्या करते हैं, चिमटी के थ्रू, हाँ अपने पूर्वांचल में चिमटी ही बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं और इसका कल्चर कराते हैं। जब कल्चर कराते हैं तो सारे इसमें हार्मोन्स भरे रहते हैं, अब इतना डिटेल नहीं जानना है, बस ये जानो कि इसमें हार्मोन्स भरे होते हैं और इसमें डाला जाता है, और ये क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये जितने भाग में, मान लो कि इसमें जितने सेल हैं, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, जितने सेल हैं उतना नया प्लांट एराइज हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है
कि मैस्मेटिक टिश्यू ही वो टिश्यू होता है जो प्लांट ग्रोथ कराता है। तो नया प्लांट हमारा एराइज, क्यों हम इसी पार्ट को लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पार्ट इन्फेक्टेड नहीं होता है। सबसे अच्छा पार्ट यही होता है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर देख लेते हैं क्या बोला है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में बोला है कि न्यू प्लांट आर ग्रो बाय द यूजिंग ग्रोइंग टिप। किसको ले रहा है भाई, टिप को ले रहा है ऑफ द प्लांट। These growing cells are kept in culture medium lead to formation cells। कह रहा है कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, इज देन ट्रांसफॉर्म द हार्मोन्स मीडियम। इसमें क्या डाला जाता है, तो हार्मोन डाला जाता है, उसके साथ काज द ग्रोथ, वो क्या कराता है, ग्रोथ काज कराता है, जिससे डिफरेंशिएट होके नया प्लांट हमारा बन जाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया ऑर्नामेंटल प्लांट और एक एग्जांपल दिया गया हमारा ऑर्चिड के। इन दोनों को हमने टिश्यू कल्चर मेथड से तैयार किया हुआ है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला बात करेंगे तो हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको शुरू से मालूम है कि इसमें दो इंडिविजुअल हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मतलब सॉरी एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। बात करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं क्या बोला, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि इसमें क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा। मान लो ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, और ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और एक इंडिविजुअल बना देंगे। यानी इसका भी 23 क्रोमोसोम होगा, इसका भी 23 क्रोमोसोम होगा, ये 46, यानी ये हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे, ये भी एन होगा, ये 2n हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो वहां पे मैंने बोला था ना फ्यूजन लिखा गया था और यहाँ पे फ्यूजन लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि ये जो गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। विच रिजल्ट इज वेरिएशन, और इस रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, तो वेरिएशन देखने को। फिर कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी कैसा होता है, तो हमें मालूम है कि प्लांट के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। कह रहा है फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि फ्लावर जो होता है प्लांट के अंदर वो क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। कह रहा है कि टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन ओरल नेमली। कह रहा है कि ओरल का मतलब देखो ये सब दिया जाता है, ओरल का मतलब कुछ नहीं होता है, वो पार्ट जो तुमको दिखाई दे, जो हमारे नेकेड आई से दिखाई दे। तो हमें मालूम है कि नेकेड आई से क्या क्या दिखाई देता है, बात कर लेते हैं। सेपल दिखाई देता है, पेटल दिखाई देता है, स्टेमेन और पिस्टल। तो हमें मालूम है कि पिस्टल कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, स्टेमेन ये वाला पार्ट होता है, और आगे हमारा क्या है, पेटल। सेपल, सेपल नीचे दिया रहता है ग्रीन ग्रीन वाला, और ये हमारा पेटल होता है, पंखुड़ी। फिर करेंगे टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर की बात कर ले तो हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। द बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होगा एक फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों लोग पाए जाएंगे। क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों लोग पाए जाएंगे। इसी के अंदर मेल भी होगा और इसी के अंदर फीमेल भी होगी। तो मान लो ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो गया और ये हमारा मेल वाला पार्ट हो गया। तो कह रहा है कि इसका एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, हिबिस्कस होता है और मस्टर्ड होता है। लेकिन कह रहा है कि यूनिसेलुलर फ्लावर का कौन कौन से होंगे, तो देख लो पहले इसका भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि बोथ दोनों लोग प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर के अंदर, मेल भी और फीमेल भी। तो इसी को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, जिसका एग्जांपल हमारा हिबिस्कस होता है और मस्टर्ड होता है। यूनिसेलुलर फ्लावर की अगर हम बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, या तो उस फ्लावर में मेल प्रेजेंट होगा, नहीं तो उस फ्लावर में फीमेल प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जांपल क्या दिया गया, पपाया दिया गया और वाटरमेलन दिया गया। अब पपाया की बात आया तो तुमने अपने घरों पे देखे ही होगे, पपीता का प्लांट देखे होगे। आप देखते होगे कि एक पपाया का एक पपीते का प्लांट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, केवल फ्लावर तो आते हैं, फ्लावर बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं लगता है। लेकिन एक हमारे पास ऐसा हमारे घर में प्लांट निकल के आता है जिसमें फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूट भी निकल आते हैं। तो जिसमें फ्रूट निकल के आते हैं ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट है, और जिसमें केवल फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये हमारा मेल प्लांट है। तो हमने पपाया में इसलिए देखा होगा कि जिसको गांव में पूर्वांचल साइड में क्या लोग बोलते हैं, फुलझंगा हो गया है। तो फुलझंगा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो मेल प्लांट होता है, और जिसमें हमारा पपाया लगता है वो फीमेल प्लांट होता है।
इतना समझ में आया। वैसे ही वाटरमेलन मतलब आपने देखा होगा, अभी गर्मी का सीजन आएगा तो ये भी चीज देखने के लिए मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या बोला है। अगला देखो क्या क्या बोला है, यही बात बोला था। एंथर, एंथर और फिलामेंट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। अगर हम बात कर ले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसको तीनों के इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं, मान लो हम स्टिग्मा, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इक्वल टू पिस्टल, पिस्टिल बोलते हैं। और यहां पे बोलते हैं एंथर, एंथर प्लस फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का दूसरा नाम क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, जो आपने पढ़ा होगा। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल का दूसरा नाम क्या होता है, गाइनोसियम होता है। तो गाइनोसियम देखो, एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं, और गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। इसके बाद से क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसी के अंदर देख लो, ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है इसके अंदर। फिर कह रहा है कि देखो सेपल, मैंने बोला था ना ग्रीन कलर का जो होता है उसको हम सेपल बोलते हैं, और जो कलरफुल होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। अब क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ सीड फार्मेशन। तो सीड का फार्मेशन कैसे होता है, तो अब इतना पढ़ने से बढ़िया कि हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, एक बार बता देता हूँ पूरा क्लियर कि क्या होता है। इसमें थोड़ा सा हम लेंगे वाइट, वाइट ले लेते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, अब यहाँ देखते हैं कैसे होता है। हमें मालूम है कि एक फ्लावर प्लांट है, और इस फ्लावर प्लांट के अंदर कुछ ऐसा फीमेल स्ट्रक्चर होता है। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, हमें मालूम है ओवरी। इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्टाइल। अब देखो क्या होता है, हमें मालूम है कि यहाँ पे एक मान लेते हैं ये हमारा मेल पार्ट है। इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन भरे पड़े हैं। तो किसी भी मेथड से यहाँ तक पहुंचता होगा स्टिग्मा पे। तो अगर मान लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुंचा है, तो पॉलन ग्रेन से क्या निकलेंगे, पॉलन ट्यूब निकलेंगे। हमें मालूम है कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, तो ओव्यूल के अंदर हमारे एक एग सेल होता है, दो हमारे सिनर्जिट होते हैं। तो हमारे ये बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। और ये जो दो पार्ट हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिट बोलते हैं, सिनर्जिट सेल बोलते हैं। ऊपर की तरफ तीन सेल पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। अब मान लो ये पॉलन ट्यूब जब निकलेगा, तो हमें मालूम है कि पॉलन ट्यूब जब निकलता है तो इसमें कितने मेल गैमिट होते हैं, दो मेल गैमिट होते हैं। अब ये दो मेल गैमिट आएंगे, तो चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो दो मेल गैमिट जब आएंगे, तो ये हमारा एग सेल है, ये हमारा सिनर्जिट सेल है, इसके ऊपर तीन एंटीपोडल सेल है। तो कह रहा है कि ये जो पार्ट है जब इस पे आता होगा, भाई दो पॉलन, हमारे पास कितने हैं, दो मेल गैमिट आते हैं एक पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन से के अंदर, सुन लो, एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमिट होते हैं। ये क्या है, हमारे मेल गैमिट है, मेल गैमिट्स हैं। अब ये आएगा तो एक मेल गैमिट किसको फर्टिलाइज, इसमें क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहां भी देख लेना, दो पोलर न्यूक्लियाई की बात किया है। अब ये एक आएगा तो एक किसको फ्यूज करेगा, एग सेल को फ्यूज करेगा, और एक जो मेल गैमिट होगा ये जाएगा तो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। तो तुम देखना कि ओव्यूल के अंदर कितनी जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक देखना। अब एक दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि समझ में आए। यहां देखेंगे कि ये मान लो ये हमारा दो मेल गैमिट है, तो एक मेल गैमिट किसको फ्यूज कर रहा है, एग सेल को, ठीक है। और एक हमारा जो मेल गैमिट है वो किसको फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई को। तो एक ओव्यूल में कितने जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, दो जगह। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं, जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो अब क्या होते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद से ये
एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद से क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए शॉर्टकट ही चीजें बता रहे हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस फिगर को। देखो क्या हुआ, पोलन ग्रेन आए, कहाँ आए, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के अंदर फिर क्या हुआ, देखो स्टिग्मा के ऊपर आए, यहाँ से क्या निकला, पोलन ट्यूब। देखो यहाँ पे लिखा है पोलन ट्यूब निकला। पोलन ट्यूब निकलता है तो इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, मेल जर्म सेल होते हैं। यानी मेल जर्म सेल का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन के 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, अब ये नीचे आते हैं तो देखो कहाँ आ रहा है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर कहाँ आ रहा है, एग सेल के अंदर। देखो फीमेल एग सेल लिखा है, फीमेल जर्म सेल लिखा है, तो फीमेल जर्म सेल का ही दूसरा नाम होता है एग सेल। ठीक है, और इसके बगल में देखो दो छोटे छोटे चीजें, दो छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिनर्जी सेल बोलते हैं। और 3 ऊपर सेल दिखाई दे रहे हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जो बीच में दिखाई देते हैं इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इतना समझ में आए, तो एक हमारा मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, तो हमारे एग सेल को फ्यूज करेगा, और एक किसको करेगा, तो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। और जब पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जब मेल गैमेट जाता है और ओव्यूल के अंदर, और उसमें एग सेल को जो फर्टिलाइज करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि डबल फर्टिलाइजेशन में, सॉरी, एक ओव्यूल के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आप खुद काउंट करिएगा कितने सेल और कितने न्यूक्लियस। तो हम लोग पढ़ते थे ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, देखना काउंट करना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये पूरा एक 4 सेल, इसको बोलेंगे 5 सेल, 6 सेल, और हाँ सॉरी, इसमें तो सेल थोड़ी, एक पूरा सेल हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना सेल हुआ, 7 सेल हुआ। और न्यूक्लियस कितने हुए, तो 3 इसमें हुए, 2 इसमें हुए, तो 3 2 5, और इसमें कितने, 3 न्यूक्लियस इसमें हुए, तो कितने हुए, 8 न्यूक्लियस। तो कितना हुआ, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे ओव्यूल के अंदर। इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि मेल पार्ट ऐसा ही दिखता है, एनसीईआरटी का फिगर है, देख रहे होगे। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रस बोलते हैं, इसको हम ब्लाडर बोलते हैं, और इसको हम पेनिस बोलते हैं, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, और इसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और इसको हम पोस्टेड ग्लैंड बोलते हैं, और इसको हम सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। इतना चीजें हमने पढ़ा है। और इसमें जो डक्ट निकलती है हमारे स्क्रोटम से, मतलब टेस्टिस के अंदर से, उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया बोलते हैं। अब इतनी बातें हमें मालूम है इस फिगर की, तो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेस्टिस की बात की, तो टेस्टिस कैसा होता है, तो पेयर में होता है, एक नहीं होता, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कह रहा है कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, तो ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होता है। तो स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस 2 हैं। उसके बाद से क्या कह रहा है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमल कैविटी। कह रहे कि कहां प्रेजेंट होता है, तो बॉडी से आउटसाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमल कैविटी बोलते हैं। फिर बोला है कि स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो हमारे बॉडी से, ये याद रखिएगा, अगर हमारे बॉडी की हम मानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए अप्रॉक्स हमें 35 डिग्री, हाँ अगर देखा जाए तो 33 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब जाके स्पर्म प्रोड्यूस होगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो स्पर्म हमारे प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसीलिए क्या करता है, स्क्रोटम से, तुम जानते हो हमारे एब्डोमल कैविटी में टेस्टिस पाए जाते हैं, ताकि हमारे बॉडी से कुछ टेम्परेचर वहां पे कम रहे। यही लिखा गया, लोअर टेम्परेचर ऑफ द नीड। किस लिए इस जरूरी होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए होता है। फिर कह रहा है कि मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल का नाम क्या होता है, तो उसका स्पर्म बोलते हैं। ये
फॉर्म, और मतलब मेल जर्म में क्या फॉर्म होते हैं, तो स्पर्म फॉर्म होते हैं। तो इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, मेल जर्म। अब इतना टाइम नहीं है कि हम बता पाए, लेकिन फिर भी वन शॉट में जितना हो सकता है उतना बता दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। इस मेल जर्म सेल से क्या बनता है, तो इसी के अंदर बनता है हमारा स्पर्म। अब आगे देख लेते हैं क्या बोला है कि टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। तो कह रहा है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। कह रहा है इट फंक्शन इज, कह रहा है कि ये क्या फंक्शन कराता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस के अंदर से रिलीज होता है तो ये क्या फंक्शन कराता है, क्या फायदा था। कह रहा है कि रेगुलेट कराता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये क्या बनवाता है, तो स्पर्म बनवाता है। उसके साथ साथ बियरिंग चेंज ऑफ द पॉवर्टी। कह रहा है कि बियरिंग चेंज ऑफ पॉवर्टी मतलब जब हम यंग स्टेज में आते हैं, जब यंग अवस्था में आते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे शोल्डर का आना, दाढ़ी मूछ का निकलना, हमारे मजबूत होना बॉडी का, आवाज का मालूम है ना, लो पिच होना, ये सारी चीजें किस चीज को दर्शाता है, हमारे टंसिल का निकलना, ये वाला पार्ट, ये सब क्या बताता है, पॉवर्टी को बताता है। किसके कारण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। फिर बोल रहा है कि वासा डिफरेंस की क्या बात बोल रहा है, देख रहे हैं, इट प्रेजेंट्स स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द यूरेथ्रा। कह रहा है कि टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये कहां से निकलते हैं, तो यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो वास डिफरेंशिया किससे जुड़ा होता है, टेस्टिस से। टेस्टिस के बाद से कहां जुड़ा होता है, यूरेथ्रा से। याद रखना, देखना वास डिफरेंशिया यहाँ पे लिखा गया, देखो वास डिफरेंशिया कहाँ जुड़ा है, पहले टेस्टिस से जुड़ा है, टेस्टिस के बाद से कहाँ आके जुड़ा है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये तो पोस्टर ग्लैंड है। ये कौन सा पार्ट है, ये देखो यूरेथ्रा से आके जुड़ा हुआ है, यूरेथ्रा वाला है ना ये डक्ट, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो यूरेथ्रा से। तो याद रखना कि वास डिफरेंशिया कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस और यूरेथ्रा के बीच में पाया जाता है। यूरेथ्रा के बीच में क्या टेस्टिस में क्या बनते हैं, तो स्पर्म का फॉर्मेशन, और वास डिफरेंशिया क्या करता है, तो स्पर्म का कैरी करने का काम करता है। यूरेथ्रा क्या करता है, तो कह रहा है कि कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। कह रहा है कि जो यूरेथ्रा होता है वो किस काम में यूज होता है, तो स्पर्म को भी ले जाने के लिए यूज किया जाता है, और यूरिन को भी डिस्चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन इजेक्टली डक्ट के भी नाम से जानते हैं। कॉमन इजेक्टली डक्ट के भी नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसी से स्पर्म भी बाहर आता है और इसी से यूरिन भी बाहर आता है। फिर कह रहा है कि इट्स आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सॉरी, इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। कह रहा है कि एक और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो देखो आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, पेनिस बोलते हैं। यूरेथ्रा के ऊपर क्या है, आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। अब कह रहा है कि एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन आता है, तो कह रहा है कि ये क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल होते हैं, सेमाइनल वेसिकल होता है, और उसके साथ साथ पोस्टेड ग्लैंड होते हैं। ये क्या करते हैं, तो ऐड कराते हैं, क्या ऐड कराते हैं, सिक्रेशन ऑफ स्पर्म। किसमें ऐड कराते हैं, तो सिक्रेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के अंदर कुछ ऐड करा रहे हैं। कह रहा है वो फ्लूइड प्रोवाइड द न्यूरिशमेंट, क्या प्रोवाइड करता है, तो स्पर्म के लिए न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। सिंपल से याद जान लो, बता दे रहा हूं कि सेमाइनल वेसिकल और पोस्टेड ग्लैंड क्या होता है, तो ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस स्पर्म इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, इसी को सीमेन बोलते हैं। समझ में आया, फ्रक्टोज क्या होता है, एक एनर्जी का रूप होता है स्पर्म के लिए, ताकि वो क्या कर पाए, मूवमेंट कर पाए, और इसी दोनों मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है, स्पर्म along with secretion of the gland from the semen। कह रहा है कि जब उसमें ग्लैंड का मिक्सअप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। अभी तो बताया कौन सा फ्लूइड मिक्स होता है, तो फ्रक्टोज मिक्स होता है। फ्रक्टोज के साथ साथ क्या होता है, स्पर्म होता है। इन दोनों को जब प्लस करते हैं, मतलब दोनों कंबाइन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। अब देख लेते हैं अगला, हम अगला देखते हैं क्या है अपना, अगला हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ड्रा कर लेते हैं, रफ डायग्राम बनाने में क्या जाता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता था, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे हमारी ओवरी लगी रहती थी, और ये हमारी फिमरी है, और ये हमारा यूट्रस का वाल है सब, ये फ्लोपियन ट्यूब है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था। ये सर्विक्स है, और इसके बाद से वेजाइनल ओपनिंग है। देख लेते हैं क्या है, ओवरी।
कह रहा है ओवरी कितना होता है, तो हम लोग देख लेते हैं ओवरी कितना होता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो टोटल कितने होते हैं, तो ओवरी हमारी पेयर में होती है, पेयर मतलब दो लोग होते हैं, कहाँ लोकेटेड होता है, तो दोनों साइड पे लोकेटेड होता है एब्डोमेन में, तो देखो एक साइड पे डिपेंड रहता है, एक लेफ्ट में है एक राइट में, दोनों लोग कहाँ है, तो एब्डोमेन मतलब नीचे, नाभि के नीचे, मतलब वो जो होता है ना नाभि, नाभि के नीचे पाए जाते हैं, मतलब एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। फिर कह रहा है कि फीमेल जर्म सेल एग आर प्रोड्यूस एयर, कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर कौन सा सेल इसमें पाए जाते हैं, इसमें हम लोग फीमेल जर्म सेल पाए जाते हैं, और इसी में से क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसी में से एग सेल प्रोड्यूस होता है। फिर आगे क्या बोला, एट द टाइम ऑफ द बर्थ इज गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी, कह रहा है कि जो देखो क्या है, मेल में ऐसा कुछ नहीं था, मेल में ये नहीं है, मेल पूरे लाइफ टाइम स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसका सेहत अच्छा है तो, हेल्दी है तो, लेकिन फीमेल में क्या बोला है कि फीमेल के अंदर क्या खासियत है कि इनके पैदा होने पे पहले ही, अभी ये पैदा नहीं हुई होती हैं, मतलब माँ के पेट से बाहर नहीं आई होती है, तब भी इनके अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर, मतलब मैच्योर एग नहीं होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं, पहले ही बन के तैयार होते हैं, फिर नया कोई एग नहीं तैयार होता है। फिर कह रहा है कि इट इज ऑन सेट ऑफ द प्योरिटी सम ऑफ दिस एग स्टार्ट मेच्योरिंग, कह रहा है कि जब इनके अंदर प्योरिटी आता है, जब ये मेच्योर हो जाती है, जब इनके अंदर मेच्योर साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तब इनके अंदर क्या होती है, जो इमेच्योर एग थे वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। कह रहे कि वन एग आप प्रोड्यूस ओवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरी, कह रहे हैं कि अगर मान लो कि अगर मेच्योर साइकिल चल रहा है, तो मेच्योर साइकिल का टाइमिंग क्या होता है, 1 मंथ का होता है, मतलब 28 डेज का होता है। तो कह रहे हैं कि 28 डेज मान लो चला, तो ये ओवरी अगर एक एग को निकाली है, मान लो ये ओवरी पहले पहले मंथ में ये निकाली है, तो दूसरे मंथ में जब 28 दिन कंप्लीट होगा चलने वाला, तो ये ओवरी निकालेगी, अल्टरनेट करके एक एक एग निकालती रहती है। फिर कह रहा है कि ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है, तो ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक, ये देख लो, इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ऐसी को हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या करता है, तो एग को कैरी करने का काम कर रहा है। कह रहा है और क्या करता है, देख लो, रिसीव ऑफ एग, क्या करता है, ये एग को रिसीव करता है, और क्या करता है, ओवरी कहाँ ले जाता है, ओवरी से उठाता है और कहाँ तक ले जाता है, ट्रांसफर टू द यूरेटर्स के पास ले जाता है। फिर कह रहा है कि और क्या कराता है यहाँ पे, तो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखना, अगर स्पर्म आते हैं, अगर इसके अंदर से स्पर्म आते हैं, तो कहाँ फर्टिलाइज करेंगे, तो फ्लोपियन ट्यूब में एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे, ये याद रखिएगा। तो यही बोला फर्टिलाइजेशन का, देखो यहाँ पे भी फ्यूजन ही बोला है, फिजन नहीं बोला, याद रखिएगा। ऑफ द गैमीट टेक प्लेस, कह रहा है कि ये वही जगह है, मतलब ये फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करता है। अब कह रहा है कि यूरेटस की क्या बात कह रहा है कि इट इज द बैग लाइक, ये कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डेवलप करता है इसी में बेबी को, तो ये यूरेटर ये होता है, ये खाली वाला जगह, इसी में क्या होता है, बेबी मैच्योर, मतलब बेबी क्या करता है, इसी में डेवलपमेंट करता है। इतना समझ में आया, आगे देख लेते हैं, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। देख लो, एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सॉरी एक और लाइन दिया है, यूरेटस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द वही मैंने अभी बताया, सर्विक्स, कह रहा है कि सर्विक्स के नीचे क्या होता है, वेजाइना, कह रहा है कि वेजाइना वो पार्ट होता है जहाँ से ओपनिंग होती है, और सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाता है, यूरेथर में जाता है। स्पर्म का ट्रेवलिंग करने का रास्ता यही होता है फीमेल के अंदर। देख लो, सबसे नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है, उसके बाद से क्या होता है, सर्विक्स होता है, उसके बाद से यूट्रस होता है, उसके बाद से हमारा ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब होता है, उसके बाद से हमारी ओवरी होती है। यानी पहला मान लो इसको दे दें, तो दूसरा इसको दे सकते हैं, तीसरा नंबर इसको दे सकते हैं, चौथा नंबर इसको दे सकते हैं, पांचवा इसको। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म फीमेल के अंदर किस रास्ते से ट्रेवल करता है, तो याद रखिएगा वेजाइना में पहले एंटर करेगा, वेजाइना के बाद सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स के बाद से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस के बाद में कहाँ जाएगा, ओविडक्ट मतलब फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, और यहीं पे जाके एग को फर्टिलाइज करेगा, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला, कह रहा है व्हेन एग इज फर्टिलाइज, कह रहा है कि एग कहाँ फर्टिलाइज होता है, अभी हमने देखा द फर्टिलाइजर एग कॉल्ड जाइगोट। अगर मान लो कि अगर कोई एग फर्टिलाइज हुआ है, स्पर्म इसको आके क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट बोलते हैं। क्या बनाएगा, तो भाई जी सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के क्या बात क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब कहाँ, फिर ये कहाँ प्लांट होंगे, कहाँ आके रुकेंगे, तो यूट्रस के अंदर आके रुक जाएगा। फिर डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, भाई जाहिर सी बात है, जाइगोट के बाद से डेवलपमेंट होगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद से क्या बना देगा, बेबी बना देगा।
कह रहा है एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। कह रहा है कि जो मदर के अंदर बेबी रहता है उसका नरिशमेंट किसके थ्रू जाता है, मदर से, और बेबी को, सिंपल सी बात है, मदर और बेबी को अटैच करने का काम कौन करता है, तो प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा ही वो रास्ता है जिससे बेबी क्या करता है, खाना लेता भी है और अपना वेस्ट मटेरियल बाहर भी करता है। कह रहा है कि इट प्रोड्यूस अ लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। क्या कह रहा है कि इस प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके थ्रू क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है बेबी के अंदर, फिर ऑक्सीजन भी जाता है और जितना बेबी का वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर भी आता है। फिर कह रहा है द टाइम ऑफ पीरियड फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। कह रहा है कि अगर वो टाइम, जिस टाइम में फर्टिलाइजेशन हुआ हो और बेबी बर्थ पैदा होने वाला हो, इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, ये 9 मंथ का होता है। फिर कह रहा व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब कोई एग नहीं फर्टिलाइज होता है तब क्या होगा, मान लो अगर कोई लेडी है उसके अंदर मैच्योर साइकिल चल रहा है, अगर वो स्पर्म नहीं पहुंचा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो कह रहा है कि द यूट्रस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ एवरी मंथ रिसीव द फर्टिलाइजर। कह रहा है कि फिर क्या करेगा, जो एग होगा वो बेचारा वेट करता करता रहेगा, फिर मैच्योर साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, फिर ये एग वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पंजी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। कह रहा है कि वो ब्लड वाला जो जमा रहता है ना, वो थिक पार्ट होता है, ये इसी पार्ट की बात किया है। कह रहा है ये क्यों इतना इकट्ठा होता है, हर मंथ क्यों इकट्ठा होने के पीछे का रीजन क्या है, तो कह रहा है इसलिए इकट्ठा होता है ताकि यहाँ पे एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो पाए, क्या हो पाए, इम्प्लांट हो पाए, ताकि बेबी ग्रोथ कर पाए इस जगह पे। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा तो ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइन नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। कह रहा है कि जब अगर मान लो कि यहाँ पे स्पर्म पहुंचा ही नहीं, जब स्पर्म पहुंचा ही नहीं तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या करेगा, वो एग अब खराब हो गया, उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के साथ साथ क्या करेगा, जो हमारी इंड्रोमेट्रियम की वाल होती है, अब आगे आओगे तो और पढ़ोगे, जो ये वाला हमने पार्ट देखा था, ये वाला पार्ट था ना अंदर वाला, ये क्या करेगी, फिर कट कट के ब्लड इसका क्या होगा, बाहर आने लगता है। यही ब्लीडिंग पीरियड में होता है कि ये ब्लड फिर बाहर आता है, फिर 1 महीने में क्या करता है, फिर ब्लड को इकट्ठा करता है, मतलब फिर उस वाल को इकट्ठा करता है ताकि अब एग कहीं आए और स्पर्म कहीं आए तो इसको फर्टिलाइज करे और फिर से जाइगोट बने, जाइगोट के बाद से जब एम्ब्रियो बनेगा, मतलब 8 सेल का होगा, 8 सेल का जब होगा, 8 सेल से जब 16 सेल का होगा तो एम्ब्रियो क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ के इस वाल पे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर बेबी का प्रोडक्शन मतलब बेबी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। फिर कह रहा है दिस लाइनिंग ब्रेक एंड कम आउट थ्रू वेजाइना एज द ब्लड एंड म्यूकस। कह रहा है कि और ये लाइन क्या करती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है, ब्रेक डाउन होती है ब्लड के रूप में और म्यूकस के रूप में बाहर आने लगती है। कह रहा है दिस साइकिल टेकन अराउंड, ये साइकिल कितने दिन की मानी जाती है, तो 28 दिन की, पूरे 1 महीने की मानी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, महीनवारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो याद रखिएगा ब्लीडिंग पीरियड कितना होता है, फिर भी बता दे रहा हूँ, ब्लीडिंग पीरियड हमारा 5 से 6 डे का होता है। इसके बाद से हमारा एग मैचुरेशन पीरियड होता है जो हमारा 7 डे से लेके 13 डे तक होता है, और 14 डे के दिन क्या होता है, एग रिलीज होता है, और बाकी फिर वही धीरे से ट्रेवलिंग करते हुए फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए बाहर निकल आता है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन हेल्थ की। रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात करते हैं तो भाई अब बीमारी की बात आ रही है, अभी तक तो कहानी की बात थी, अब बीमारी की बात है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि अगर हम किसको हेल्थ, पहले देखो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि किस इंसान को हम बोलेंगे कि ये हेल्दी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो देखना, अगर वो फिजिकली ठीक है, इमोशनली ठीक है, सोशली ठीक है, बिहेवियर ठीक है, तब वो इंसान हेल्दी है। अगर ये चारों कैरेक्टर में कोई कैरेक्टर अगर एक भी मिस होता है तो इंसान हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये चीजें होंगी। तो पहला हमको फिजिकल भी ठीक होना चाहिए, इमोशनली भी ठीक होना चाहिए, सोशल भी ठीक होना चाहिए, बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, तब वो मेंटली मतलब वो इंसान क्या है, हेल्दी है, वरना नहीं है। अब कहता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, जब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ बीमारियां भी बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप डेली नहाया करें तो अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धुल लिया करें। कह रहा है कि मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच, कह रहा है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके थ्रू कुछ बैक्टीरियल और कुछ वायरस भी एंट्री कर जाते हैं। इसी बातों को तो ध्यान रखना होता है। कह रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन होता है, गोनोरिया होता है और सिफिलिस होता है। और हमारा वायरल डिजीज में क्या होता है, वायरल डिजीज में हमारा होता है वार्ड्स, HIV और एड्स। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, तो गोनोरिया है और स्पेशलिस है, सिफिलिस है। उसके बाद हमारा वायरल डिजीज में क्या है, वार्ड में HIV है और एड्स है। फिर कह रहा है कि यूज इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनसे बचने के लिए हमें कंडोम का यूज करना पड़ता है जो इन्फेक्शन नहीं ट्रेवल होने देता है, बीमारी से हमें बचाता है। अब बोल रहा है कि कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन का मतलब होता है कि कैसे हम बचें इन सब बीमारियों से। कह रहे हैं कि इट इज द अवॉइड सॉरी कंट्रासेप्शन हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कह रहा है कि अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी अचीवर बाय द प्रिवेंटिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। कह रहा है कि हम कंट्रासेप्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि मान लो कि कोई कपल है और भाई डेली सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा, तो बनाता है तो मान लो एग उसको बेबी नहीं चाहिए, जब उसको बेबी नहीं चाहिए तो क्या करेगा, या तो कंडोम यूज करेगा बचाव के लिए, या क्या करेगा, दवा देगा। दवा को हम क्या बोलते हैं, हाँ मेडिसिन, मेडिसिन को ही हम क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शन बोलते हैं। कह रहा है कंट्रासेप्शन में क्या कौन कौन सा, अब देख लो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में कौन कौन सी चीज आता है। तो एक आता है मैकेनिकल बैरियर, याद रखना कितने पार्ट में होता है। पहला होता है मैकेनिकल बैरियर, कैसे किस हिसाब से हम एग को फर्टिलाइज नहीं होने देंगे। एक होता है मैकेनिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर, और एक होता है IUCD बैरियर, और एक होता है सर्जिकल मेथड। तो सुनना, मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है, कंडोम यूज करते हैं या सर्वाइकल कप यूज करते हैं। देखो कंडोम मेल के लिए आता है, एक फीमेल कंडोम आता है जिसको हम सर्वाइकल कैप बोलते हैं। याद रखना मेल कंडोम यूज किया जाता है मेल प्रोटेक्शन में, और सर्वाइकल कैप यूज किया जाता है फीमेल प्रोटेक्शन में। अब कह रहा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या आएंगे हमारे पिल्स आएंगे। पिल्स में जैसे सहेली एक बहुत फेमस है जो अपने लखनऊ रिसर्च सेंटर में बनाई गई है। एक अब यहाँ पे बोला है IUCD क्या होता है, तो कॉपर होता है या कॉपर टी होता है, कुछ ऐसा शेप का होता है, और इसमें एक रस्सी जैसा निकला रहता है, और इसको क्या किया जाता है यूट्रस के वाल में फिट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म यहाँ जाए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। फिर इसके बाद आता है सर्जिकल मेथड, मान लो अगर हो गया प्रेगनेंसी हो गई तब क्या करेंगे, सॉरी सर्जिकल मेथड में क्या आता है, वेस्कोटॉमी और टिस्कोटॉमी। तो वेस्कोटॉमी किस में होता है, तो ये मेल में होता है। हाँ मेल के वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। मान लो ये मेल वाला जो टेस्टिस से जुड़ा था और ये जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसको कट कर दिया और यहीं पे टाई कर दिया, बांध दिया। तो इसको ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी। अगर मान लो हमने फ्लोपियन ट्यूब को कट किया, मान लो ये हमारे जो ओवरी से जुड़ा हुआ था, हमने इस फ्लोपियन ट्यूब को कट करके और यहाँ पे टाई कर दिया, बांध दिया, तो एग निकलेगा, ये भी बेचारा यहीं रुक जाएगा, नहीं जा पाएगा। यहाँ भी स्पर्म निकलेगा, ये भी यहीं रुक जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसी को देखो मेल के अंदर अगर वास डिफरेंशिया को काटते हैं तो क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी, और फीमेल में हम फ्लोपियन ट्यूब को काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिस्कोटॉमी। अब आगे देख लेते हैं। अब वन शॉर्ट वीडियो है तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग वीडियो के लिए भाई लॉन्ग मेरे चैप्टर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। आगे देखते हैं मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन पहला क्या था, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या करता है, तो प्रिवेंट यूनियन ऑफ द एग एंड स्पर्म, क्या करता है, एग और स्पर्म को मिलने से रोकता है। जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, कंडोम यूज करते हैं, फीमेल कंडोम मतलब सर्वाइकल कैप जो वेजाइनल पार्ट पे लगा देते हैं। एक होता है डायोफ्राम। अगला क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमें मालूम था क्या होते हैं, मिल्स पिल्स होते हैं। पिल्स में कौन से पिल्स हो सकता है, ओरल पिल्स भी होता है, वेजाइनल पिल्स होता है, लेकिन यहाँ पे केवल ओरल ही पिल्स दिया है। कह रहा है कि चेंज ये क्या करते हैं, तो एक होता है LHS और एक होता है FSH। इस हार्मोन्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एग हमारे नहीं रिलीज होता है और हमारा स्पर्म जाता भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मे हैव द साइड इफेक्ट, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। खाने से क्या होता है, जिसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। सबसे कॉमन बीमारी क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। अब करते हैं IUCD। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस। इसमें क्या बोलते हैं, कॉपर टी। कॉपर टी कैसा होता है, अभी मैंने बताया कॉपर टी का कुछ शेप ऐसा होता है और ऐसा दो धागे निकले होता है, और इसको यूट्रस में
इम्प्लांट कर दिया जाता है। कह रहा है कि उसमें क्या होता है, लूप इज द प्लेस इन द यूट्रस, कहाँ पे यूज किया, इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, यूट्रस में प्लेस किया जाता है, और ये क्या करता है, तो प्रेगनेंसी को रोकता है। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वही हमने बताया, मेल के अंदर क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी बोलते हैं। अगर फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब को हम कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो एग ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्कोटॉमी बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, फीमेल फेटोसाइड क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फीमेल फीटोसाइड क्या होते हैं। फीमेल फीटोसाइड में क्या होता है कि जब एक मदर के अंदर एक बेबी पल रहा होता है, तो अगर मालूम चल जाता है पेरेंट को कि ये जो बच्चा है वो क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है, तो क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। इसी एबॉर्शन मेथड को ही क्या बोलते हैं, फीमेल फेटोसाइड बोलते हैं। देख लो क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म, कहाँ, इज कॉल्ड फीमेल फेटोसाइड। कह रहा है कि जब मदर के पेट में ही, वॉर्म में ही, जब पता चल जाता है कि कोई बच्चा जो है वो क्या है, फीमेल है, और उसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल फीटोसाइड बोलते हैं। कह रहे हैं कि फॉर अ हेल्थी सोसाइटी बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीड दैट कैन बी अचीव द educating people to avoid the malpractice like female feticide and parental sex determination। कह रहा है कि इसी को हम नीति करने के लिए क्या किए हमने, इसको मतलब इससे अगर इस चीज को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन लाना पड़ेगा समाज में। अगर हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो उनको मालूम है कि बैलेंस करने के लिए जितना ही अगर मेल पर्सन की जरूरत है उतना ही फीमेल पर्सन की जरूरत है, तो वो मारेंगे नहीं, मतलब ये फीमेल फीटोसाइड नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाला बात है, हम लोग को ये हमारे इंडिया में बैन है, इलीगल है, ये हम नहीं करा सकते। ये तब करा सकते हैं जब आपको 2 डॉक्टर परमिशन दे दे। 2 डॉक्टर जब परमिशन देंगे अपने पर्ची पे लिख के, तब आप इसका डिटर्मिनेशन करा सकते हो। और एबॉर्शन में भी यही नियम है, कम से कम 2 डॉक्टर आपको परमिशन देंगे कि हाँ बच्चे की वजह से माँ को खतरा है, तब उस एबॉर्शन करा सकते हैं। अगर वो 2 डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है तो आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। ये गवर्नमेंट का नियम है, इलीगल अगर ऐसा कराते हो तो आप जेल जाओगे, सजा दी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज द लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज मेंटेन द बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो। देख लेना, ये लीगल लिखा है, लीगल ऑफेंस, ये लीगल ऑफेंस मतलब सिंपल सी बात सुन लो, ये हमारे कंट्री में बैन है, इस टाइम प्रेजेंट में कुछ नहीं है, आप जांच नहीं करा सकते हो, ये गवर्नमेंट का नियम है। क्योंकि इसके वजह से क्या हुआ था, लोग पता कर लेते थे कि लड़का पैदा होने वाला है कि लड़की पैदा होने वाली है। अगर लड़की पैदा होने वाली रहती थी तो क्या करते थे, फीमेल फेटोसाइड करा देते थे, मतलब उसका एबॉर्शन करा देते थे, जिसकी वजह से भाई बहुत सारी चीजें हुई, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर हमारा 1 शॉट में कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर, आपको जो भी पढ़ना होगा आप कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं।